अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अलवी। शहर की फ़िज़ाओं में स्मोक का राज बरकरार है। 2015 के अंदर ये स्मोक की इस्तिलाह जो है वो मुतारिफ़ हुई थी और उसके बाद आज 2024 है और हर साल जो है स्मोक बढ़ती जा रही है और बागों के शहर के अंदर सांस लेना भी मुहाल होता जा रहा है। स्मोक बढ़ने की वजूहात क्या हैं? महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात इसके तदारुक के लिए क्या इक़दामात उठा रहा है और कब तक हमें स्मोक के साथ इसी तरह से चलना पड़ेगा? और प्रोग्राम के आखिर में जाके हम ये भी बात करेंगे कि स्मोक से कौन सी बीमारियां जन्म लेती हैं और उससे बचाव किस तरह से मुमकिन है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे डॉक्टर इमरान हामिद शेख, डीजी माहौलियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। आपने आजकल स्मोक का जिस तरह से चल रहा है तो आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, लेकिन आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि स्मोक के तदारुक के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात क्या इक़दामात उठा रहा है? क्योंकि 2015 से स्मोक का हमें पता था कि आ रही है और हर साल ये बढ़ती जा रही है, तो बर वक्त इसके तदारुक के लिए इक़दामात उठाए नहीं गए या जो उठाए गए वो कम थे जो इसका तदारुक हम नहीं कर सके और ये हर साल जो है पहले से ज़्यादा होती है? देखिए, बड़ा पर्टिनेंट आपने क्वेश्चन किया है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई मस्ट से दैट। जहाँ तक तो गवर्नमेंट की बात है तो उसके अंदर तो हमारी एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी है जो कि स्मॉग से लड़ने के लिए हम कर रहे हैं। उस स्ट्रेटजी के अंदर हमारे एनफोर्समेंट एक्शंस भी हैं, हमारी अवेयरनेस कैंपेन्स भी हैं, हमारी प्लांटेशन कैंपेन्स भी हैं, हमारे स्टूडेंट्स के साथ इंट्रैक्शन भी हो रहा है। ब्रेक-इन्स के ऊपर बड़ा शदीद क्रैकडाउन किया गया है। इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बड़ी सख्ती की गई है इस वक्त स्मॉग के हवाले से, काले धुओं के हवाले से। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके रूट परमिट्स जो हैं वो कैंसिल किए जा रहे हैं। सो देयर आर डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज़ हैं हर सेक्टर के हवाले से, वो हमें देखनी पड़ेंगी कि उसके अंदर करें। और मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत और पब्लिक, अवाम और सरकार ये हाथ में हाथ डाल के कदम से कदम मिला के चलें, तब ये स्मॉग जो है ये बहुत बड़ा मेनास है। मैं आपको यकीन से ये बात कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी माहौलियाती एक एमरजेंसी है इस वक्त कि जिसको दुनिया की कोई हुकूमत जो है वो अकेले टैकल नहीं कर सकती। ये एक सादा लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है जिसके ऊपर गवर्नमेंट भेजेगी, कोई अपने फोर्सेस भेजेगी, ट्रूप्स भेजेगी और कोई जादू की छड़ी होगी और वो चलाएंगे और ये बंद हो जाएगा। अगर हम दुनिया में बीजिंग की मिसाल लें तो बीजिंग के अंदर 1998 से उन्होंने स्मॉग पे काम करना शुरू किया और आज भी जब आप देखते हैं तो बीजिंग बाज़-औक़ात दुनिया के टॉप 2, 3, 4 जो हैं उन मुल्कों के अंदर आ रहा होता है जिनका एयर क्वालिटी इंडेक्स, हालांकि पूरी कौम ने मिलकर काम किया। सो ये एक लंबी जंग है और इस लंबी जंग को हम सब ने मिलकर लड़ना है और जीतना है इंशाल्लाह। अब मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। डॉक्टर साहब, हम इस जंग को हमें लेट समझ आई इसकी कि या हम इसके ऊपर सुस्त रहे इसके खिलाफ लड़ने में? देखिए, मुझे फ्रैंकली अगर मैं आपको ये कहूँ कि लेट या वो नहीं है, एक्चुअली होता ये है कि पिछले कई सालों से आपने देखा होगा कि स्मॉग पे काफ़ी काम भी हो रहा है और स्मॉग मिटिगेशन के बारे में बात होती थी, स्मॉग मैनेजमेंट के बारे में बात होती थी। अच्छी बात इस बार ये हुई है कि स्मॉग मैनेजमेंट की बजाय, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त ये सारी जो कार्रवाइयाँ माजी में करती रही है वो स्मॉग को मैनेज करती रही है अक्टूबर से फरवरी तक। ठीक है। इस बार फर्स्ट टाइम सिटिंग गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि 6 महीने पहले मार्च से ये काम स्टार्ट हुआ है स्मॉग का, हमने इक़दामात लेना शुरू किए और उसके आज असरात भी नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है, जिस तरीके से हमारी ट्रांसपोर्ट बढ़ रही है, आप अगर लाहौर का ही सिर्फ डेटा चेक करें एक्साइज डिपार्टमेंट से तो लाहौर के अंदर कितनी गाड़ियाँ रजिस्टर हो रही हैं और जो लाहौर सिटी का जो अर्बन इशू है उसके अंदर जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है स्मॉग का वो गाड़ियों के धुएं हैं। अब अगर आप पिछले साल से इस साल अंदाज़ा लगाएं कि कितनी गाड़ियां लाहौर शहर के अंदर एंटर हो गई हैं, लाहौर में एक साल में कितनी गाड़ियों का इजाफा हुआ है और उसका आप कंपैरिजन करें विद दी स्मॉग लेवल्स तो आपको पता लगेगा कि पिछले 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट ने जो कार्रवाइयाँ की हैं ये उन्हीं कार्रवाइयों का नतीजा है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज स्मॉग लेवल खुदा न खास्ता जिस लेवल तक जा सकते थे हमने उसको नहीं, बल्कि उसको हम ऑलमोस्ट पिछले साल को हम मेनटेन करें। सो मेरा इसके अंदर यही होगा कि ये मैं आपको इंटरप्रेट करूंगा, ये गाड़ियों की जो आपने बात की, एक घर में 10 लोग हैं तो 8 गाड़ियाँ, 4 बड़ी होंगी, 4 मोटरबाइक्स होंगी, इसके ऊपर भी तो कलामल बनाने की ज़रूरत है ना कि आप लोगों को मुख्तस करें कि आप इस लेवल के ऊपर जाके सिर्फ गाड़ियाँ ले सकते हैं। उतनी जगह सड़कों के ऊपर मौजूद नहीं है जितनी गाड़ियाँ। और दूसरा, इसमें एक कैथलेटिक कन्वर्टर होता था गाड़ियों में, जो गैसेज उनका अखराज जो है उसको जो जहरीली गैसें होती थी वो निकाल देता था उसमें से, लेकिन हमने क्या किया कि हमने उनको भी निकाल दिया, वो इन्वर्टर ही हमने निकाल दिया कि इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि अब
जैसे मैंने पहले कहा कि स्मॉग को सिर्फ गवर्नमेंट अपने एनफोर्समेंट एक्शन से नहीं रोक कर सकती, सकेगी, लोगों को मिल के इसमें काम करना पड़ेगा। हमें, आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि अगर 10 लोग हैं तो 8 गाड़ियां खड़ी हैं घर के अंदर और वो हर बंदा अपनी अलग गाड़ी चला रहा है। ये सारी एक बिहेवियरल चेंजेस हैं जो हमें अब लानी पड़ेंगी, और ये अब वक्त आ गया है कि हम इस चीज़ को समझें। गैर ज़रूरी, ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में, वैसे पूरा साल, बट सर्दियों के मौसम में गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें, कार पूलिंग करें, मिल के चलें, जितना मैक्सिमम हम गाड़ियों को बाहर निकालने से अवॉइड करें उतना बेहतर है, उतना हम माहौल के अंदर जो है अपनी बेहतरी कंट्रीब्यूट करें। डॉक्टर साहब, सिर्फ इसमें गाड़ियों का धुआं जो हम कहते हैं कि फसलों की बाकियाँ जलाई जाती हैं वही इसका अंसर है? इसमें और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप शामिल कर सकते हैं। आप देखें कि लाहौर के मज़ाफ़ात में इतनी सोसाइटियाँ बन गई हैं, ग्रीनरी बिल्कुल ख़त्म हो गई। जो थोड़ी सी ज़मीन रह गई आने वाले चंद सालों के अंदर वो भी कंक्रीट का जंगल बन जाएगी। एक दौर था कि हमने 32 किलोमीटर की एक ग्रीन एरिया बनाया था गंडा सिंह बॉर्डर तक, क्योंकि हमें पता था कि इंडिया से इस तरह से आती हैं तो ये हमारे लिए स्मोक का बायस बनेगा। लेकिन उसके बाद इस तरह के मेजर्स नहीं लिए गए जिस तरह आप बता रहे हैं कि अब हम ले रहे हैं। तो इन सोसाइटीज़ को जो इनका अज़्दाम है इसको रोकने के लिए भी कुछ कर रहे हैं आप? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह जब भी किसी प्लानिंग की बात होती है तो सबसे जो बुनियादी यूनिट है, जो बुनियादी अंसर है, वो लैंड यूज़ प्लान है। ठीक है। लैंड यूज़ प्लान वो प्लान होता है जो कि एक किसी तहसील के, किसी ज़िले के एक एक इंच को माप देता है और उसको 5 हिस्सों में तकसीम कर देता है कि चाहे या वो एग्रीकल्चर लैंड बनेगी, या रेजिडेंशियल बनेगी, या कमर्शियल बनेगी, या इंडस्ट्रियल बनेगी, या नेगेटिव जोन होगा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 14 ज़िलों के अंदर पंजाब के जो लैंड यूज़ प्लान्स हैं वो बन गए हैं। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि ये जो स्प्रॉल था, अर्बन स्प्रॉल, अनचेक किस्म का, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी, सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज़ ही नहीं, उसके अंदर इंडस्ट्रीज़ भी लग रही हैं। आप देखते हैं कि जो हैपहैज़र्ड डेवलपमेंट का पैटर्न पिछले सालों में देखा गया है कि एक ही जगह पे रेजिडेंशियल एरियाज़ भी हैं, वहीं पर कमर्शियल एरियाज़ भी होते हैं, वहीं पर कोई ना कोई इंडस्ट्री भी बनी होती है, जबकि इन तमाम सेक्टर्स की सिविक अमेनिटीज़ की नीड्स इंटायरली डिफरेंट है। एक रेजिडेंशियल एरियाज़ की वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट का लेवल और एक इंडस्ट्री के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या वाटर सप्लाई की जो चीज़ें हैं वो इंटायरली डिफरेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट्स इंटायरली फ़र्क है। सो अब ये हुआ है कि जब ये लैंड यूज़ प्लान्स बनना शुरू हो गए हैं तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने सख्ती से इस बात पर अमल करना शुरू कर दिया है कि हम कोई एनवायरमेंटल अप्रूवल अब जारी नहीं कर रहे पिछले 6 महीने से, जब तक कि हमें मुतलका लोकल गवर्नमेंट ये सर्टिफाई नहीं कर देती कि ये वाला जो आपके पास NOC आया है या जो शख्स अप्लाई कर रहे हैं ये उसी जोन के अंदर है जिस जोन में, फॉर एग्जाम्पल अगर हाउसिंग सोसाइटी का हमारे पास कोई केस आता है तो पहले हम उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछते हैं कि क्या ये आपके जोनिंग के अंदर रेजिडेंशियल जोन में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो सर्टिफाई करते हैं कि हाँ जी ये रेजिडेंशियल जोन का, फिर हम उसके क्राइटेरियाज फॉलो करते हैं, अदरवाइज हम उस केस को देखना भी अब जो है हम नहीं कर रहे, क्योंकि लाइक सेम इज द केस फॉर द इंडस्ट्रीज एंड यू नो द कमर्शियल एरियाज। सो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि जब हमारा लैंड यूज प्लान बन जाएगा, इसके अंदर ग्रीन एरियाज बन जाएंगे, जिन्हें मैं बता रहा था कि उनमें कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकेगी, तो फिर वहाँ पे प्लांटेशन स्टार्ट होगी, वहाँ पे सारा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने एक और भी बड़ा अच्छा इस बार इनिशिएटिव लिया है प्लांटेशन के हवाले से। पहले जनरली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी एनफोर्समेंट्स के ऊपर काम करती रही है, प्लांटेशन के ऊपर PHA या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, उनको दिया हुआ। हमने 2 काम ये किए हैं। एक तो ये किया कि जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं बेसिकली दे आर कार्बन हॉटस्पॉट्स, वहाँ से जो एमिशंस हो रही होती हैं, तो और जो पौधे हैं उनको हम कार्बन सिंक्स कहते हैं क्योंकि वो कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये कम हो। तो हमने एक जो गैप था उसको ब्रिज किया, हमने कार्बन हॉटस्पॉट्स को लिंक किया है कार्बन सिंक्स के साथ। कैसे? हमने ये किया, पिछले जो प्लान फॉर पाकिस्तान था मार्च के अंदर जो ये हमारा आया 6-7 महीने पहले, तो जो हमारी ब्रिक किल्न्स हैं, देखा हमने ये ऑब्जर्व ये किया कि ब्रिक किल्न्स के अराउंड हमें पौधे नज़र नहीं आते। सो हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रब्ता किया, हीट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हमने उनसे मांगी कि आप हमें वैरायटीज़ बताएं। ब्रिक किल्न ऑनर्स को हमने पायलट के तौर पर कहा कि आप अपनी ब्रिक किल्न्स के बॉर्डर पे 50+ पौधे लगा दें। 6 महीने बाद जब हमने सितंबर में देखा तो हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब था और वो ब्रिक किल्स वाले भी थे, तो हमने फिर उन पौधों को डबल किया और सितंबर का जो प्लांटेशन थी उसमें हमने 100 पौधे लगवाए। सो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जब ये पौधे बड़े होंगे 8 साल 7 साल बाद, जाहिर है पौधे को टाइम लगता है बड़े होने में, तो जितनी पंजाब की ब्रिक किल्स हैं
ये तमाम की तमाम दे विल बी सराउंडेड बाय लॉफ्टी ट्रीज, ताकि जहाँ से धुआं निकलता है वो साथ ही उसका जो कार्बन कंटेंट है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाए उसके इर्द गिर्द। इसी तरह जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, एक और हमने बड़ा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट किया है वो ये कि जो हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनकी आप देखते हैं कि ये हमारा एक कौमी वर्सा है जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, उनकी इको रिवाइवल पर हम काम कर रहे हैं और वहाँ पे हम मियावाकी फॉरेस्ट्स लगवा रहे हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके। और इसके अंदर जो हमारे लोकल इंडस्ट्रीज़ है उनको हमने मोटिवेट किया है और वो ये सारी प्लांटेशन और उसका जो सारी मेंटेनेंस और वो सारा कुछ उन्होंने अपने छोटे छोटे से ग्रुप्स बनाए हैं जो ये कर रहे हैं। पहला जो हमारा मियावाकी फॉरेस्ट या EPA ऑर्चर्ड के नाम से हमारा ये इनिशिएटिव है वो हमारा इस वक्त हिरन के अंदर लग रहा है और एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह उस पे सारा काम जारी है। एक हफ्ते के अंदर वो हमारा मियावाकी फॉरेस्ट एक कनाल पे कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद फिर हम आगे जो रोहतास फोर्ट है या दीगर जो एरियाज हैं लोकल इंडस्ट्रीज को अब हम मोटिवेट कर रहे हैं कि आपने अगर, क्योंकि अगर हम पौधे लगाते हैं कोई एक पौधा इधर लगता है कोई एक उधर लगता है उसका वो इम्पैक्ट नहीं आता। अगर आप अर्बन फॉरेस्ट हमें, क्योंकि मियावाकी फॉरेस्ट इज अ टेक्निक जो कि अर्बन फॉरेस्ट्री है, वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या कार्बन को जो एब्जॉर्ब करना है वो उसकी जो ताकत है वो 10 गुना ज़्यादा हो जाती है जब सारे पौधे मिल के लगते हैं इंस्टेड ऑफ दिस थिंग वो इंडिविजुअल लगे। तो ये भी हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो अगर मैं ब्रिक किल्स की बात करूँ तो लाहौर के अंदर पंजाब के अंदर तकरीबन 8000 हमारे भट्टे हैं और उनमें जो पंजाब के अंदर, जी पूरे पंजाब के अंदर, और उसमें जो नॉन ज़िगज़ैग है उस पर बिल्कुल 100% पाबंदी है, वो नहीं चल सकते हैं। पिछले 6 महीने में 616 से ज़्यादा भट्टे जो हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने डिमोलिश किए हैं। उनकी वीडियोस बाकायदा मौजूद हैं, उनके एविडेंसेस मौजूद हैं और ये डेमोलिशंस जो हैं ये पहले कभी नहीं हुई थी। हमने भी बादल नाखवास्ता की, हमें भी कोई खुदा न खास्ता शौक नहीं, लेकिन मजबूरी में है कि जब एक शख्स को बार बार कहा जाता है, जुर्माने किए जाते हैं, सील किया जाता है, FIR तक कर दी जाती, जब फिर भी वो नहीं आता। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बाज़-औक़ात हमें स्ट्रिंजेंट एक्शंस इसलिए भी लेने पड़ते हैं कि अगर आप वायलेटर के खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन नहीं लेंगे तो जो कंप्लाइंट है, जो अच्छा काम कर रहा है, वो डिस्करेज हो जाता है। बिल्कुल, वो कहता है कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ अच्छा काम करने का, जब उसको खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही तो मेरा भी चले। ये डॉक्टर साहब प्लानिंग के बगैर बने थे इसलिए इनको गिराना पड़ रहा है। बहुत सारी इमारतें भी आपने गिराई हैं, ग्रीन लॉकडाउन भी आपने लगा दिया, लेकिन अब ऐसा करें कि अब प्लानिंग के बगैर कोई चीज़ ना हो ताकि आने वाले 10-15 साल बाद उसको भी हम ना गिरा रहे। आपने दरख्तों की बात की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप ये लाहौर के थोड़ा मज़ाफ़ात में चले जाएं, अब तो मज़ाफ़ात नहीं रहे, सारा लाहौर के अंदर शामिल हो गया, तो वहाँ पर जो थोड़े से खेत रह गए हैं वो जिसका दिल चाहता है उसके सोसाइटी बनाता है और वहाँ पर ग्रीनरी बिल्कुल ख़त्म हो गई और कई एकड़ के ऊपर आपको जाके एक भी दरख्त नज़र नहीं आता है वहाँ पर। तो ये आने वाले दिनों में तो लग रहा है कि जैसे और भी ज़्यादा सूरत हाल संगीन हो जाएगी और हम खुदा न खासा शायद इससे भी बुरी जगह के ऊपर खड़े हो। देखिए, हमारा तो बिल्कुल आपने ये बड़ा पर्टिनेंट ये आपकी ऑब्जर्वेशन है और ये इस वक्त मैं समझता हूँ सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब के शहरियों की ये एक फियर है उन्हें कि फ्यूचर के अंदर अब होने क्या जा रहा है। तो इसलिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम तो बिल्कुल जो LDA का मास्टर प्लान है उस मास्टर प्लान के मुताबिक अपनी एनवायरमेंटल अप्रूवल्स दे रहे हैं। हमने तो बड़ी से बड़ी अगर हमें कोई वो आ जाए जिसको कह लें सिफारिश आ जाए, कुछ आ जाए, हमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की पूरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, सीनियर मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, सेक्रेटरी साहब की तरफ से हमें कंप्लीट सपोर्ट है कि जी आपने बिल्कुल दबाव नहीं लेना। अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी दबाव लिए हम काम कर रहे हैं और उसके अवसरात भी ये बहुत ज़रूरी है और ये करेंगे तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। लास्ट ही मैं पूछूंगा कि लोकल ट्रांसपोर्ट अगर अच्छी हो, उसको अगर आप लोगों को दें, इजीली अवेलेबल हो और उसका माहौल अच्छा हो, तो फिर ये जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो कम हो सकती हैं। तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उसकी हौसला अफजाई के लिए भी कुछ आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये पूरा अंदाज़ा है कि जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर नहीं होगी तब तक लोग उसकी तरफ नहीं जाएंगे। इसीलिए अब 600 नई बसें ऐड होने जा रही हैं बाय द एंड ऑफ जून इस फाइनेंशियल ईयर में। 600 न्यू बसेस वो आ रही हैं जो कि लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में आगे पीछे ये फिरेंगी और ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये जब बेहतर हो जाएगी तो उससे डेफिनेटली जो है वो फ़र्क पड़ेगा। लोगों को कोई उम्मीद कि आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई सूरत हाल बेहतर हो सकती है या खुदा न खास्ता अभी कितना अर्सा इसी तरह हमें स्मोक के साथ चलना पड़ेगा? देखिए, मैं आपके चैनल की वसातत से लोगों को एक ही मैसेज दूंगा। अगर आपने कहा कि लोगों को उम्मीद दिलाएं तो उम्मीद लोग खुद हैं, उम्मीद आप खुद हैं। अगर आप जहां जिस शोबा ज़िंदगी से आपका ताल्लुक़ है, अगर आप
किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो काइंडली उस इंश्योर कीजिए कि उसके चिमनी से काला धुआं ना निकल रहा हो। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, फार्मर हैं, खेतों में काम करते हैं तो अपनी स्टबल को आपने बर्न नहीं करना, उसकी फसलों की बाकियात को आग नहीं लगानी है। अगर आप ट्रांसपोर्ट है, आपकी अपनी गाड़ी है तो उसकी आपने मेंटेनेंस टाइम पे करवानी है, आपने इंश्योर करना है कि उससे काला धुआं जो है वो ना निकल रहा हो। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि गैर ज़रूरी लाइटें ना जल रही हों, जनरेटर्स ना जल रहे हों आपके। अगर आप घर में खातून खाना है, किचन में काम करते हैं तो आपने वहाँ भी इंश्योर करना है कि आप उतनी आग जलाएं जितनी की ज़रूरत है। हमने यहाँ ये भी देखा है कि बहुत ज़्यादा चूल्हे स्टोव्स को चला दिया जाता है, नीचे से बर्तन काले हुए होते हैं। सर्दियों में तो चलता ही छोड़ देते हैं, सारी रात चलता रहता है, वो चलता रहता है। हीटरों का इस्तेमाल आपने किया, वो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली हमारी हवा के अंदर वो शामिल हो रही होती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने ये इंश्योर करना है कि जी आप जब अपने स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपने आसपास अपना कूड़ा नहीं फेंकना। जहाँ पे कोई कूड़ा पड़ा हो, अगर आपने किसी के दोस्त को किया भी है तो उसको आपने बताना है, उसको उठा के डस्टबिन के अंदर डालना है। प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल कम से कम करें। सो मेरे कहने का मतलब है कि अब सोसाइटी को ये एज अ मजमूई तौर पे एज अ होल सोचना पड़ेगा कि हम जो कदम भी उठाएं, ये सोचना है कि मेरा ये कदम मेरे माहौल के लिए ख़राबी का बायस तो नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो वो ना उठाएं। और मैं आपको लास्टली एक बात ये भी कहूँगा कि माहौल दुश्मन जो स्टेप्स हैं उसको समझने के लिए कोई PhD करने की जरूरत नहीं। हर इंसान को पता है कि काला धुआं ख़राब है। एवरीवन नोज प्लास्टिक का शॉपिंग बैग खराब है, एक्स्ट्रा आग हमें नहीं चलानी चाहिए चूल्हों पे। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कूड़ा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। यही छोटे छोटे से चीज़ें हैं, ये जब सारी सोसाइटी मिलके करेगी तो इंशाल्लाह ताला हमारा माहौल। मैं डॉक्टर साहब आपकी बात को सेकंड करूंगा। अभी थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो रोकते थे, घर के बाहर जो थोड़ा सा कूड़ा करकट जमा होता था उसको जलाने से रोकते थे कि यार इसको ना जलाएं। तब स्मोक नहीं थी और लोगों को नहीं पता था कि आने वाले दिनों में ये होगा। जो PhD तो छोड़ें, जो पढ़े लिखे लोग ही नहीं थे वो भी ये समझते थे कि इस कूड़ा क्रिकेट को ना जलाएं, ये माहौल के लिए ठीक नहीं है। आप जब तक खुद अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, गवर्नमेंट डंडे के जोर पे सारा कुछ नहीं करवा सकती है। आपको खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी है ताकि आने वाले दिनों के अंदर न सिर्फ स्मोक कम हो बल्कि इसकी सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने की बजाय वो बेहतरी की तरफ जाए। ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट के साथ आपको, मुझे, हम सबको भी अपना किरदार लाजमी तौर पर अदा करना है। प्रोग्राम में इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू को जारी रखेंगे। देखते रहिए लाहौर रंग। हाँ जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर जोन और मैं हूं आपके मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अलवी। इस वक्त मौजूद है कंट्रोल रूम के अंदर, EPD कंट्रोल रूम, जहां से महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात जो है वो सारा जून का प्रोसेस लाहौर के अंदर इन्वायरमेंट के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से चला, उसको कंट्रोल करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि स्मोक सेल भी यहाँ पर बनाया गया क्योंकि स्मोक का ही इस वक्त शहर के अंदर राज है। और स्मोक के हवाले से हम यहाँ पर बात करें, DG हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान हामिद शेख, उनसे हम बात करेंगे। पहले तो जानेंगे कि कंट्रोल रूम जो किस तरह से काम करता है और यहाँ से वो मॉनिटर करते हैं जितनी चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं, जिनसे हम गेस कर रहे होते हैं, जो हम आपको बता रहे होते हैं कि एनवायरनमेंट इस वक्त कितना है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, वो सारा यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा होता है और कितना जदीद सिस्टम यहाँ पर लगाया गया। इसी वाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये कंट्रोल रूम जो है किस तरह से काम करता है, क्योंकि पूरे लाहौर को कैटर करते हैं आप, और कितने आपके पास गैजेट्स हैं जिनके ज़रिए आप लाहौर के मुख्तलिफ़ जगहों को वहाँ से एयर क्वालिटी इंडेक्स ले रहे होते हैं या वहाँ पर जो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम आप उठा रहे होते हैं, हमें जो ब्रीफिंग्स आप भेज रहे होते हैं, जो हम चला रहे होते हैं, तो थोड़ा तो अपने कंट्रोल रूम के बारे में कहा कीजिएगा, कितना जदीद है ये? देखिए, ये बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल रूम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के हेडक्वार्टर्स में बना हुआ है। इसके अंदर स्मॉग के हवाले से जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको मॉनिटर किया जा रहा है। पूरे सूबे के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो ब्रिक किल्स पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो ये अब आपने लाहौर में देखा कि ये जो सैंड ट्रॉलीज़ हैं, अब आपको सैंड ट्रॉलीज़ ओपन नज़र नहीं आती हैं, वो प्रॉपरली कवर्ड नज़र आ रही हैं। उसके ऊपर जितनी हमारी पिकेट्स लगी हुई हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है यहाँ पे। लाइकवाइज और भी दीगर जितनी हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ पे देखी जा
जाती हैं। और इसके साथ साथ एक मौसमियाती पूरा जो सैयारों के ज़रिए जो हमारी नासा की जो सैटेलाइट्स हैं उनके साथ एक कनेक्टिविटी यहाँ पे मौजूद है, जिसके साथ हम हवा का दबाव देख रहे होते हैं, हवा की स्पीड देख रहे होते हैं और हम असेस कर रहे होते हैं कि चूँकि जो वेदर है, जो हमारा माहौल है, वो एक रीजनल फिनोमेना है। जाहिर है ऊपर हवा में कोई बॉर्डर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो वो भी हमें ज़रूरी होता है देखना कि हवाएं किस एंगल से किस तरफ चल रही हैं, कितनी स्पीड से चल रही हैं, उनका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक मरबूत निज़ाम है जिसको यहाँ पे मॉनिटर किया गया है। यहाँ पे डिफरेंट ऑफिसर्स हमारे डिप्यूटेड हैं जो कि अपने अपनी जो टास्क हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, जो फील्ड से आपको आउटपुट्स आती हैं वो सारी यहाँ पर आती हैं और यहाँ से आप उसको मेजर करते हैं, फाइनल करते हैं वो क्या है। जी ऐसे ही मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आपने अपनी जो मशीनरी इंस्टॉल की हुई है पूरे लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर? जी, हमारी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हैं वो पंजाब लाहौर के अंदर 3 जगहों पे इंस्टॉल्ड हैं और उसके अंदर 2 फिक्स्ड हमारे पॉइंट्स हैं और एक हमारे मोबाइल पॉइंट्स हैं। इसके अलावा ये है कि हम जो दीगर भी जो इदारे हैं उनके भी हम जो एयर मॉनिटरिंग यूनिट्स हैं उनकी भी जो रीडिंग्स हैं उन पे भी हम गहरी नज़र रखते हैं, ताकि हम जब अपना प्लान कर रहे हों तो सिर्फ गवर्नमेंट का डाटा ही हमारे पास ना हो, बल्कि जो दीगर जो इदारे हैं उनके भी जो एयर क्वालिटी के जो मॉनिटर्स लगे हैं उनका भी डाटा हमारे सामने हो और उस सारे डाटे को मद्देनज़र रखते हुए प्रॉपर यहाँ पे एनालिसिस चल रहा होता है। इस वक्त ये कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है और उस एनालिसिस के बाद हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो आगे आ रही हैं। तो आप समझते हैं कि लाहौर जितना अब फैल चुका है वो 3 जो आपने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मशीनें नस्ब की वो काफ़ी हैं लाहौर के एनवायरनमेंट को देखने के लिए, उसका पूरा डेटा लेने के लिए? नहीं, बिल्कुल काफ़ी नहीं है जी, और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नई मशीनें प्रोक्योर कर ली हुई हैं। तकरीबन 12 नए हमारे जो मॉनिटर्स हैं वो आ रहे हैं। लेकिन मैं एक साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि गवर्नमेंट के मॉनिटर्स तो अपनी जगह पे ऐड होते ही रहेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि हम सिर्फ अपने आप को वो नहीं करते, महदूद नहीं करते गवर्नमेंट के इस मौजूदा 3 मॉनिटर्स के ऊपर, बल्कि इसके जो दीगर इदारों के मॉनिटर्स हैं हम उनको भी साथ साथ मॉनिटर करते हैं। तो आलमी इदारों से कोई भी आप मदद ले रहे होते हैं? जी, आलमी इदारों के साथ हमारा एक करीबी लाइजान जो है वो जारी है और आलमी इदारों का बेसिकली आलमी इदारों का अब उस तरीके का मामला नहीं रहा, चूँकि ये 21st सेंचुरी है, ये कम्युनिकेशन की सेंचुरी है। इस कम्युनिकेशन के अंदर आलमी इदारों का डेटा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अवेलेबल होता है, उनका जो डेटा है वो उनकी मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर अवेलेबल होता है एंड दैट इज़ ओपन टू पब्लिक। मैं भी ले सकता हूँ, आप भी ले सकते हैं, पब्लिक भी कोई भी ले सकता है। ठीक है। अच्छा, भारत का बहुत ज़्यादा रोल है, हम सब अभी तक ये समझा जाता है कि जो ज़्यादा स्मोक पाकिस्तान के अंदर ख़ासतौर पर लाहौर में है तो भारत से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है लाहौर, तो उनके साथ भी कोई कनेक्टिविटी आपकी है, कोई आपका लाइजोन है, उनसे भी कोई आप चीज़ें शेयर करते हैं? देखिए मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर हमने स्मॉग के फिनोमेना को समझना है तो हमें ये पूरा समझना पड़ेगा कि जो हिमालयन फुट हिल्स के ऊपर ममालिक हैं, ये 7 ममालिक हैं जो जिसे इंडो गंजेटिक प्लेन कहते हैं। यहाँ पे जो हवाएं हैं वो जब आती हैं, आने के बाद हिमालय पहाड़ चूँकि बहुत ऊपर है तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पाती हैं और ये 7 के 7 मुल्क जो हैं वो इसमें अफेक्ट होते हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव अब वो लिया है और बहुत जल्दी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस तरफ कदम बढ़ाएगी कि वो एक रीजनल कॉन्फ्रेंस लाहौर के अंदर हम होस्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है वो इस सारी एफर्ट के अंदर चीफ मिनिस्टर के हरावल दस्ते के तौर पे काम करेगा इंशाल्लाह। और हम तमाम जो इंडिया है, सिर्फ इंडिया ही नहीं, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये जितने ममालिक इसमें अफेक्टेड हैं, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम यहाँ पे करेंगे ताकि एक जॉइंट रीजनल लेवल पर एक जिसको कह लें स्ट्रेटजी बनाई जा सके। और ये मसला है भी स्मॉग का, वो सारे मिलकर बैठेंगे, अपनी आउटपुट देंगे, फिर ही हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। वैसे डॉक्टर साहब भी बताइएगा, शेख साहब, कि ये किस तरह से आपकी जो स्क्रीन है इन पर क्या क्या शो हो रहा है? देखिए, ये हमारी जो स्क्रीन्स हैं ये डिफरेंट हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं उनके ऊपर उनको एलोकेट किया गया है। फॉर एग्जांपल हमारा ये जो लाहौर के स्क्वाड्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो हमारी ये वाली स्क्रीन चल रही है। इसी तरह जो ब्रिक किल्स पे कार्रवाई हो रही है वो उधर ऊपर वो वाली स्क्रीन्स चल रही है। ये राइट साइड पर जितने हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जो मैपिंग हुई है, जो अब हर इंडस्ट्री मैप है जी, लाहौर की इंडस्ट्री को हमने जी इस वक्त हमने लाहौर को मैप फोकस किया हुआ है। इसी तरह ये जैसे मैंने बताया कि लाहौर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यहाँ पर, तो इसका मतलब इंडस्ट्री एरिया है। जी जी, लाहौर के अंदर हमारी जो इस वक्त एयर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री हो सकती है, जिसके एयर उस इंडस्ट्री एयर के लिए थ्रेट हो सकती है जिसके अंदर या बॉयलर लगे हुए हैं या फर्नेसेस लगी हुई हैं, तो वो हमारी जो लाहौर के अंदर हैं वो तकरीबन 500 के करीब इंडस्ट्रीज़ हैं, 400 समथिंग, जो कि जिनके अंदर बॉयलर्स एंड फर्नेसेस हैं। लेकिन
अल्हम्दुलिल्लाह एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की एफर्ट्स से और हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके तावन से ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो इन इंडस्ट्री की है उन्होंने एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स लगा लिए हुए हैं, कंप्लाइंट हो गए हुए हैं। हमारी ये वाली स्क्रीन आप देख रहे हैं, हम उनकी लाइव मॉनिटरिंग भी कर रहे होते हैं। ये स्मोक के हवाले से आपने ये अभी सेल बनाया गया या पहले ही था यहाँ पे? जी, ये सेल पहले से मौजूद था, इसको हमने मॉडर्नाइज किया है जी। और इसमें यह है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी हम ये सारी एक्टिविटी, उनके कैमरे हमने उन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या है कि इसमें गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं लगा। ये जो दरम्यान में हमें स्क्रीन, जी बिल्कुल, ये वाली जो स्क्रीन नज़र आ रही है, तो हम इनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। दो चीज़ें हम इसमें देखते हैं। पहली चीज़ ये देखते हैं कि कहीं कोई काला धुआं तो कहीं से नहीं निकल रहा, और दूसरी हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर जो सब स्टैंडर्ड आपका फ्यूल है वो तो नहीं पड़ा हुआ। तो इसकी सारी मॉनिटरिंग इंडस्ट्रीज़ को हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने अपने कैमरे इंस्टॉल किए हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है। वो कैमरे इधर हम देख रहे हैं, देखिए दिस इज 21st सेंचुरी। यानी कि अगर आप यहाँ पे बैठे देखेंगे कि इंडस्ट्री वाले जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, और हम डिपेंडेंट नहीं है अपने मॉनिटर्स की रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है, जो ह्यूमन एलिमेंट है वो इसके साथ कोरोबोरेट करता है। अगर हमें हमारा यहाँ भी नजर आ रहा है कि काला धुआं नहीं निकल रहा, इंडस्ट्री ठीक चल रही है, और हमारी फील्ड से भी रिपोर्ट आ रही है ठीक चल रही है, तो ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, गलत बयानी वाला जो आंसर है वो खत्म हो जाएगा। ये वहाँ पे आप देख रहे हैं सारा, ये ऊपर जो हमें थोड़ा बड़ा मैप नजर आ रहा है। जी जी जी, ये हमारे मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनका ये एक ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर है, जो ये बताता है कि जो मुख्तलिफ आपके जो एनर्जी के यूनिट्स हैं वो कहाँ कहाँ लगे हैं और उनकी क्या क्या कौन से उनके अंदर जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। खास तौर पे इसके अंदर जो कोल के जो यूनिट्स हैं, मैं ये आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जो कोल पावर प्लांट्स हैं जो कि कोल पे चल रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन जो है वो कॉज कर सकते हैं। तो ये दुनिया का कोल का मॉनिटर है, हमने इसके ऊपर भी नजर रखी है, रीजन के ऊपर क्या सूरत हाल है। तो ये सारा मामला पूरे रीजन को देख रहे हैं, सिर्फ लाहौर या पंजाब नहीं। जी ऐसा ही है। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम जो है आने वाले दिनों में मज़ीद आप इसको अपग्रेड करेंगे, जदीद करेंगे, इसको और भी ज़रा इन्हांस करेंगे, क्योंकि लाहौर की आबादी इसके अलावा पंजाब पूरे को आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की ग्रीन बिल्डिंग जो है वो बनने जा रही है इंशाल्लाह। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने 23 मार्च का टारगेट लिया गया है। नहीं जी, ये इनिशिएटिव पहले का चल रहा था और 23 मार्च को वो बिल्डिंग इंशाल्लाह कंप्लीट होगी। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने टारगेट दिया हुआ है। वहाँ पे हमारा पूरा एक मॉनिटरिंग सेल होगा जो कि बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट है। ठीक है, यानी इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा जदीद देखेंगे, अपडेट देखेंगे, और उससे और भी ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ें जो आपको मिलेंगी जिस पे आप मैयर जो ले सकेंगे, इक़दाम उठा सकेंगे। आज बिल्कुल ये कंट्रोल रूम है, EPD कंट्रोल रूम, और ये स्मोक के हवाले से कंट्रोल रूम यहाँ पर कायम किया गया है। जो चीज़ें आप तक पहुँच रही होती हैं यहाँ पर मॉनिटर की जाती हैं पूरे लाहौर से, पंजाब से, और जैसे कि शेख साहब ने हमें बताया कि पूरी दुनिया से मुख्तलिफ जगहों से वो डेटा लेते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। उसके जो फाइनल रिजल्ट हैं वो यहाँ पर आते हैं और उसके बाद जो है उनको आगे एयर किया जाता है, आगे दिया जाता है। उसी से एनालिसिस किया जाता है कि अब लाहौर को या पंजाब को किन इक़दाम के लेने की ज़रूरत है और किस तरह से हम अपने माहौल का जो तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। क्योंकि जिस तेज़ी के साथ आलूदगी जो है लाहौर के फ़िज़ाओं में छा रही है और जिस तेज़ी के साथ हम आते आते ये 10 साल से सिलसिला जो है शुरू हुआ था और हर रोज़ के साथ हम आलूदगी जो है उसकी बढ़ती जा रही है, तो उसको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम लिए जा सकते हैं। तो यहीं से सारा डेटा लेके उसका एनालिसिस जो है वो किया जाता है। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अलवी। लाहौर शहर में इस वक्त मुकम्मल तौर पर स्मोक का राज बरकरार है और सूरत हाल हर गुज़रते दिन के साथ बद से बदतरीन होती जा रही है। 2015 में पहली मरतबा स्मोक की इस्तिलाह मुतारिफ़ करवाई गई और 10 साल तकरीबन गुजरने के बावजूद हर साल पहले की निस्बत स्मोक जो है वो ज़्यादा होती है और हर साल रिकॉर्ड जो है पिछली बार के स्मोक का टूट जाता है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक स्मोक में सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इस वक्त जो सूरत हाल लाहौर के अंदर है, अगर आप इसको देखें तो लाहौर की फ़िज़ा में सांस लेना बिल्कुल ऐसी है जैसे आप एक दिन के अंदर 30 या इससे ज़ायद सिगरेट जो है वो पीते हैं। यूनिसेफ के मुताबिक हर 4 में से 1 बच्चे की मौत की वजह स्मोक है, जबकि एनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो के मुताबिक हर शख्स की उम्र जो है इस स्मोक की वजह से, आलूदगी की वजह से औसतन 4 साल कम होती जा रही है और 25,000 से ज़्यादा लोग सिर्फ पाकिस्तान के अंदर स्मोक के बायस जान की बाजी हार जाते हैं। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है, इसको आप फौरी तौर पर जो है इसके असरात शायद महसूस ना करते हों, लेकिन जब इसके असरात अंदर से आना शुरू होते हैं, बीमारियाँ मुख्तलिफ जन्म लेती हैं तो मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। स्मोक कितनी
नुकसानदेह है, इसके मुज़र असरात कितने ज़्यादा हो सकते हैं, किन मरीज़ों में इसकी ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं और इससे बचने के लिए हम क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल लगता नहीं है कि स्मोक से जान छूटेगी। इसी वाले से बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद मुसम्मल कटारिया हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। स्मोक के हवाले से सूरत हाल जो है बहुत ख़राब हो गई है। लाहौर की फ़िज़ाओं में बिल्कुल ऐसे है जैसे आप सुबह उठते हैं तो जिसको हम पहले फोग समझते थे ना, आप समझ आइए कि वो स्मोक है। 2015 से पहले हम इसको फोग ही कंसीडर करते थे, लेकिन अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, बड़े, नौजवान, स्कूल गोइंग या ऑफिस जाने वाले सभी इसी से मुतासिर दिखाई दे। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये स्मोक बुनियादी तौर पर है क्या और किन अज्जा से मिलकर बनती है? अच्छा, बेसिकली स्मोक जो है ना, ये कम्प्लेक्स है। फोग प्लस मुख्तलिफ़ किस्म की नाइट्रोजनस गैसेस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सारी की सारी चीज़ें मिलके जो है ना, और फिर डस्ट पार्टिकल, ये सारे मिलके स्मोक बनाते हैं। और ह्यूमिडिटी इसके अंदर फैक्टर रोल प्ले करती है। ये मिलके जो है ना स्मोक बनती है, जिसके अंदर नाइट्रोजनस गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो हमारे लिए सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जितनी जहरीली गैसें इसके अंदर जमा हो जाती हैं। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जब देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड तो किसी जगह पे जमा हो जाए और आप ये जब जैसे भी किसी घर के अंदर हीटर जलता रह जाए और हम कहते हैं कि मौत वाकई होगी, वो कार्बन मोनोऑक्साइड से ही होती है। अच्छा, तो ये इतनी डेंजरस गैस है जो हमारी सारी फिजा के अंदर फैली हुई है। और ये अब हीटर जलने तक बात नहीं रही, अब तो ये हर जगह हीटर, हर जगह, पूरी फिजा के अंदर हर जगह मिले। वैसे भी कितनी नुकसानदेह है इंसानी सेहत के लिए? अच्छा, इसके नुकसानदेह तो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो भी हम सांस ले रहे हैं, हम साथ साथ ये सारी गैसेस अपने अंदर लेके जा रहे हैं। ठीक है। अब ये अंदर जाके जाती हैं तो ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स करती हैं। मसलन लंग की डिजीज़ हैं, यानी फेफड़ों की बीमारियां जो है ना वो बढ़ रही हैं। उसके अंदर जितने भी मरीज़ जो हम पहले स्मोकर्स को बीमारियां होती थी कि ये स्मोक करता है तो उसके अंदर COPD होती है, अब विदाउट स्मोकर्स भी ये बीमारी आना शुरू हो गई है। क्या जो इंटरनल सिस्टम है वो ऐसे मुतासिर हो रहा है जैसे आप सिगरेट नोशी कर रहे हैं? ये इतनी नुकसानदेह। और इसमें ये है कि ये स्मोक सिर्फ ये नहीं है कि ये बीमारियां कर रही है, बल्कि जिनके अंदर कुछ बीमारियां हैं उनको बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है। किसी को फेफड़े की बीमारी है, दमे का मसला है, जब वो स्मोक वाले माहौल के अंदर लेता है, एक तो उसकी वो फेफड़े वाली बीमारी ख़राब होती है। ठीक है। फिर इस स्मोक की वजह से उसके अंदर जो है ना और कॉम्प्लिकेशन, मतलब इन्फेक्शंस का रेट बढ़ जाता है, नमूनिया का रेट बढ़ जाता है, तो फिर ये जो सांस वाली बीमारियां ख़राब हो जाती है। इसी तरह COPD है, COPD भी सांस की बीमारी है जो स्मोकर में होती है, लेकिन स्मोक की वजह से एक तो वो खुद ख़राब होती है, फिर इसके ऊपर उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। फिर दिल के अमराज वाले जितने मरीज़ हैं जिनका हार्ट फेलियर है, उनको पहले सांस का मसला होता है, स्मोक से उनका ऑक्सीजन की मकदार ही पूरी नहीं होती, फिर उससे हमारा सारा का सारा जिस्म मुतासर होता है और फिर जो है डेथ होती है। मुतासर होते हैं? बिल्कुल ऐसे होते हैं, जैसे अगर हमारे हार्ट का इशू है, उसके अंदर जो है फेफड़ों के अंदर पानी चला जाता है, पेशेंट को सांस का इशू होता है, और जब स्मोक वाला सांस लेता है उसमें ऑक्सीजन की मकदार भी कम होती है, तो सैचुरेशन कम होती है, पेशेंट के हार्ट के मसाइल बढ़ जाते हैं, और फिर जो है ना क्या कहते हैं, उससे जब हार्ट के मसाइल बढ़ते हैं तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस और फिर डेथ रेट वो सारी बढ़ जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सांस के मुख्तलिफ अमराज के जो लोग हैं उनके अंदर, अच्छा उनके अंदर कितनी वैसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कितनी पेचीदगियाँ और ज़्यादा बढ़ सकती हैं? जो अस्थमा के मरीज़ हैं और जो मुख्तलिफ सांस के दीगर अमराज के अंदर लोग मुब्तला हैं, उनके लिए कितनी हार्मफुल है? मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि इनके अंदर तो कॉम्प्लिकेशंस का रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनके बीमारियों के अलावा भी जो मरीज़ हैं या कोई इंसान है उनके अंदर भी ये इतना प्रॉब्लम कर रही है तो फिर कि जो हाँ उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ तक कि ये हम रेस्पिरेटरी फेलियर जिसे कहते हैं कि फेफड़े काम करना छोड़ गए, या हार्ट फेलियर जो है वो सारे के सारे कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, और इसके साथ डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इन बीमारियों के अंदर। जो बीमारी अगर हम देखें कि दमा का पेशेंट है और उसको वो सिंपल है, कोई स्मोक का एरिया नहीं है, साफ़ सुथरे माहौल में होगा, तो वहाँ पे जो उसकी डेथ रेट होगी और जो स्मोक वाला एरिया होगा, उन दोनों की डेथ रेट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डेथ रेशो जो चेंज हो जाती है। तो इसके अलावा जो है और कौन कौन सी बीमारियाँ जो जन्म ले रही हैं? अच्छा, फिर ये और किन किन लोगों को ज़्यादा तंग कर रही है? एक्सट्रीम एजेस, यानी बहुत ज़्यादा बच्चे या बहुत ज़्यादा उम्र के लोग, उनकी इम्यूनिटी पहले लो होती है, फिर उनके जो है मसल्स वीक हो चुके होते हैं, सांस लेने की कैपेसिटी भी कम होती है, हम उसको कहते हैं कि वाइटल कैपेसिटी और लंग्स की वो कम हो जाती है, वो पहले कम होती है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो उनके अंदर स्मोक उनके सांस के मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा करती है, फिर उनका नमूनिया का रिस्क पहले से बहुत ज़्यादा होता है, स्मोक के साथ और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनके अंदर भी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है।
बच्चों के अंदर, बच्चों के अंदर, बूढ़ों के अंदर। और बच्चे तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे बिल्कुल एक नई चीज़ है और उसके फेफड़ों के अंदर, उसके इंटरनल सिस्टम के अंदर हम शुरू में ही जहर भरना शुरू कर देते हैं। उनको हम ये देखते हैं कि अगर इसको देखा जाएगा कि अगर स्मोक बहुत अरसा चलती है, जैसे चल रही है अभी तक, तो इसका कोई हल नहीं निकला, 4 महीने तो एक्सट्रीम होता है, हमेशा चलती है और ये चलती रहती है। जो अभी बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो उनको अर्ली डिजीज में ये सांस वाली बीमारियां और ये सारी चीज़ें अर्ली एज में आ जाएंगी, अभी से जल्दी आ जाएंगी। यानी अभी तो नहीं, हम ये कहेंगे 10-15 साल बाद। हम कहते थे कि स्मोकिंग से 15 से 20 साल के बाद सांस के मसले स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वही है, तो ये बच्चा जो पी रहा है ये एज अ उसी तरह एक्ट करती है ना जैसा स्मोकिंग है। तो फिर इनको अर्ली एज में विदाउट स्मोकिंग भी सांस वाली बीमारियां आ जाएंगी। बगैर सिगरेट पिए वो सिगरेट वाले जो मुज़र असरात हैं बिल्कुल ऐसा वो उसके अंदर चले जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा नाक कान गले के हवाले से भी शिकायत सामने आ रही हैं। वो ये है कि इसमें ये होता है कि जब फ्लू का रेट बढ़ जाता है, गला ख़राब होना ज़्यादा बढ़ जाता है, नमूनिया बढ़ जाता है, तो ये सारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा नाक कान गले से शुरू होकर फेफड़ों तक जाता है। इसके अंदर की जितनी बीमारियाँ हैं उनकी एक तो शरह बढ़ जाती है, फिर उनकी कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाती है कि वो उनकी पेचीदगियाँ ज़्यादा आती हैं, जो सिंपल वाले में नहीं आनी थी, जो इसके साथ फिर ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन अब हमारा जो लाइफस्टाइल है, ज़ाहिर बात है, हम घर के अंदर मैसूर होकर तो नहीं रह सकते। लोगों ने बाहर निकलना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, अपने काम करने हैं, जो जिम्मेदारियां वो अदा करनी है, तो फिर तो ये इसके साथ हम रहेंगे। जितना ये नुकसानदेह आप बता रहे हैं कि इनहेल जो भी बंदा इसको करता है तो वो तो उसके लिए तो जहर है, तो फिर ये इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल और भी ज़्यादा खौफनाक होने वाली है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही खौफनाक भी होती जाएगी। लेकिन हम इससे बचने के लिए जितनी एहतियाती तदाबीर हैं, 2 लेवल पे है ना। एक तो है कि हम स्मोक को कम करने के लिए तदाबीर अख्तियार करें। सेकंड ये है कि जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं उसको कर लें। अपने और बदकिस्मती से हमारा मिजाज ही है, बासियत कौम भी और गवर्नमेंट का भी, कि जब तक कोई चीज़ हमारे सर पे आके लग नहीं जाती, हम उससे बुरी तरह मुतासिर नहीं हो जाते, तब तक हम उससे निमटने के लिए, उसके मुज़र असरात को कम करने के लिए हमें जागते नहीं हैं। हम सोए रहते हैं, हम जानबूझ के जो है वो गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे होते हैं। जब एक काम हो जाता है, आप देखें 2015 से स्मोक का हमें पता था कि ये आ गई है और इसने हर साल जो इसको बढ़ते जाना है, लेकिन हमने कोई मैयत नहीं ली है इसको ओवरकम करने के लिए, इसके असरात को ख़त्म करने के लिए। अब सूरत हाल ये है कि आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जो ऊपर है, यानी इंडिया के साथ, दिल्ली के साथ हमारा मुकाबला है, तीसरा कोई हमारा मध्य मुकाबले, कभी वो जीत जाते हैं, कभी हम जीत जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सूरत हाल आने वाले दिनों में और ज़्यादा बदतर हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर ये इसी तरह चलता रहा तो ये डिजीज़ेस भी बढ़ेंगी, कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ेंगी और फिर हॉस्पिटलों के अंदर रश बढ़ेगा। अभी हमारी इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा पैसा तो इस चीज़ पे लग रहा है ना कि हम प्रिवेंशन पे काम नहीं करते, हम डिजीज़ेस ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल, हम बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर रश बढ़ता है, तो हमारी इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो इसमें कितनी रेशो बढ़ी है पेशेंट्स की आपके पास, जब डेली आ रहे हैं रूटीन पेशेंट से हट के स्मोक से मुतासरा, कितने पेशेंट आपके पास? अच्छा, इसमें यह है कि डाटा कोई नहीं है। ठीक है, अंदाज़न हमारा अंदाज़ा ही होता है कि जी पेशेंट्स की रेशो बढ़ गई है। हम कैसे देखते हैं कि अगर रूटीन वाले दिनों के अंदर जो है ना, हम देख रहे थे कि जी ये अभी मैदे वाले मरीज़ ज़्यादा आ रहे थे, गर्मियाँ आती हैं तो मैदे के मरीज़, लूज स्टूल के मरीज़ बढ़ जाते हैं। इसी तरह जब मौसम बस चेंज होता है तो हमें पता है कि अब जो पेशेंट आने हैं ना, वो ज़्यादातर सांस की बीमारियों वाले, सांस की एडमिशन बढ़ जाते हैं। पहले तैयार होते हैं। हाँ, हमारे जहन में पहले से होता है कि अब इन दिनों में ये डिजीज़ेज आनी है, ये वाली मिस नहीं होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, कैसे हम खुद को महफूज रख सकते हैं इससे, कैसे बच सकते हैं ताकि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो तो ऐसे ही रहना है, तो हमारी रूटीन भी वो डिस्टर्ब ना हो और हम एक एहतियाती तदाबीर जो है उसको अपने ऊपर नाफिज करके तो ज़िंदगी को आगे तो बढ़ाएं ना। आप ये पता नहीं कब तक चलेगी। उसमें ये है ना, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें तो हैं कि हम अपने घर के लेवल पे करें और कुछ चीज़ें हैं कि हम बाहर निकलते हुए करें। घर के लेवल पे ये है कि हमें सबसे पहले इंडोर, हाँ जी, इंडोर पोल्यूशन ये है कि हमारे घरों में जनरेटर वगैरह जलते हों या कोयले वगैरह जलाते हैं तो उसको हम बंद कर दें, वो चीज़ें ना जलाएं। ठीक है, हीटर भी कम से कम इस्तेमाल करें। सर्दी आ गई अब तो हीटर बहुत ज़्यादा चलेंगे। सर्दी हमारे यहाँ इतनी तो नहीं होती जितनी हम महसूस करते हैं। ये हीटरों के बगैर मिनिमम हीटर के साथ भी हम गुजारा कर सकते हैं। घर को क्लोज रखें ताकि बाहर से जो स्मोक है वो अंदर ना आए। घर के अंदर जो इंडोर प्लांट्स हैं हम वो बढ़ाएं ताकि हमारा प्योरीफाई, घर का माहौल प्योरीफाई रहे। ठीक है, ग्रीनरी घर के अंदर लेके आएँ। ठीक है, और घर से ज़रूरत के बगैर ना निकलें। ऐसे हम निकले हैं जी, वैसे घूमने के लिए निकल गए, गाड़ी लेके वैसे लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल रहे हैं, ये वाली चीज़ें को अवॉइड करें। ज़रूरत के मुताबिक निकलें और जब ज़रूरत के मुताबिक भी निकलें तो उसमें फिर 1-2 चीज़ों का ख्याल रखें। एक ये करें कि एयर क्वालिटी, अब तो
नेट पे हर चीज़ अवेलेबल है ना। एयर क्वालिटी इंडेक्स तो बहुत ज़्यादा। हाँ जी, हम एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें कि जिस एरिया में मैंने जाना उस एरिया में कितने बजे जो है ना एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा होता है, तो हम अपनी जो एक्टिविटी है जो ज़रूरत के मुताबिक नहीं है वैसे किसी काम के लिए जाना, तो उसको उस एयर क्वालिटी इंडेक्स को उस मुताबिक एडजस्ट करके जाएं। जब पीक के ऊपर है तो उस वक्त हम अवॉइड करें, ठीक है। थर्ड ये है कि जब निकलें तो हम मास्क पहन के निकलें, N95 या कोई भी मास्क अच्छे वाला पहन के निकलें, ठीक है। और फिर जब जाते हैं कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, ताकि जो फ्यूल्स हैं वो कम बर्न होंगे तो हमारी पोल्यूशन भी कम होगी। गाड़ी चाहिए हमारे यहाँ। और ये जब मौसम आता है दरख्तों का, तो हमें सारों को अपने इंडिविजुअल लेवल पे हर जगह पे दरख्त लगाने में और इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मास्क घर से बाहर निकलते हो तो लाजमी मास्क इस्तेमाल करें, N95। मोटर बाइक वाले जो हैं वो अपने हेलमेट का इस्तेमाल, हेलमेट और फिर मास्क भी पहने, दोनों पहने। तो अच्छा स्पेसिफिक ज़रा कीजिएगा बच्चों के हवाले से, क्योंकि अब बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा शिकायत हैं, बच्चों का गला ख़राब हो रहा है, आंखों को पानी निकलता है सारा दिन, आंखों को हम भी हर एज के लोग, लेकिन बच्चों के अंदर ये ज़्यादा, और फिर बच्चों के अंदर आता है तो वो ज़्यादा तशवीशनाक बात हो जाती है। उनके लिए क्या देते तदबीर हमें? अच्छा तदबीर यही है ना कि जो तो स्कूल गोइंग है उनकी तो मजबूरी है कि उन्होंने स्कूल जाना है, उनको तो जाना है, उनके लिए टाइम भी एडजस्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन जो स्कूल गोइंग नहीं है उनको हम बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, साथ बाइक पे बैठा के जा रहे हैं, ये काम ना करें, उनको घर छोड़ के जाएं। उनको क्यों हम एक्सपोज कर रहे हैं जब उनको ज़रूरत नहीं है। बिला वजह घर से बाहर ना लेके निकलें। हमने मार्केट जाना है, छोटी सी चीज़ लेनी है, बच्चे को बाइक पे बैठा लिया और साथ लेके जा रहे हैं, ये वाली चीज़ों से अवॉइड करें। ये उनसे प्यार नहीं है बल्कि उनका नुकसान है। इन दिनों में तो नुकसान, हाँ जी, इन दिनों में बिल्कुल नुकसान है, तो उसको हम जो है ना अवॉइड करें। और घर के अंदर ऐसी जो पोल्यूशन वाली चीज़ें हैं वो ना करें ताकि बच्चे भी इफेक्ट ना हो। अच्छा, इंडोर पोल्यूशन की आपने बात की, तो आउटडोर पोल्यूशन को जो उसके असरात हैं उसको ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जिन इलाकों में इंडस्ट्री है, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, भट्टे लगे हुए हैं, तो वो आम दिनों में भी उतना ही नुकसानदेह होता है, ये सारा साल जमा होके तो एंड पे आके तो ये हमारे सामने आ जाता है? नहीं, ये आम दिनों में भी इतना ही नुकसानदेह, क्योंकि ये गैसेस तो वही हैं, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है कि इन दिनों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, हवा के अंदर जो है ना क्या कहते हैं नमी की मकदार ज़्यादा होती है, फिर हवाएं कम चलती हैं। जब हवाएं कम चलती हैं तो क्या होता है कि ये मूव नहीं करती ना, तो ये सारी गैसेस उसके अंदर मिल के तो ये स्मोक बन जाती है। तो आम दिनों में अगर हवा चल रही है तो ये गैसेस कहीं निकल जाती हैं, फिर जो बारिश होती है उससे बैठ जाती हैं। इन दिनों में बारिश भी नहीं होती, तो ये इस वजह से आम दिनों में भी ये उतनी ही नुकसानदेह हैं जितनी इन दिनों में है। ठीक है। हाँ, इनको कैसे कम किया जा सकता है, इसके लिए यही है कि इनके ऊपर एक प्योरीफायर लगे कि जो गैसेस की कंबशन है वो कम से कम हो। हम जो भी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो माहौल फ्रेंडली, जो माहौल दोस्ताना है ना, वो इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम से कम, कोल का इस्तेमाल हो, इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। स्मोक के हवाले से एहतियाती तदाबीर हैं वो आपने बताई, और ये जो कॉम्प्लिकेशंस स्मोक की वजह से हो सकती हैं, ख़ास तौर पर जिससे डॉक्टर मुज़म्मिल हमें बता रहे थे कि जो लोग पहले ही अस्थमा के मरीज़ हैं, मैदे के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं, तो उनके लिए तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उनको और भी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और ये इतनी ख़तरनाक है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो चेन स्मोकर हैं, ये आप इसके अंदर सांस लेते हैं तो आप उनसे भी ज़्यादा अपने इंटरनल सिस्टम को, अपने फेफड़ों को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो इसको, चूँकि ये तो स्मोक तो रहनी है जब तक है, अल्लाह करे जल्दी से जान छूट जाए, लेकिन उसके अंदर एहतियाती तदाबीर तब तक लाजमी तौर पर इख्तियार करें ताकि आप ख़ुद को महफूज रखें। ख़ास तौर पर छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए जहर जो है ये उनकी आने वाली ज़िंदगी के लिए और भी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। बागों का शहर लाहौर जो है, इसे बागों का शहर ही रहने दिया जाए, स्मोक का शहर जो है वो ना बनाया जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर रंग।